Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform for civil service preparation. नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई की चैनल के ऊपर। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए मिल रहे हैं। फिर से हम लोग जो एनसीईआरटी के टॉपिक को हमने पिछले क्लास में शुरू किया था उसी को ही कंटिन्यू करेंगे और हमने इंडियन नेशनलिज्म जो चैप्टर नंबर 2 है स्टैंडर्ड 10th की एनसीईआरटी वहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। मैं आपको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में बता रहा था कि गांधी जी ने जो नमक सत्याग्रह किया, नमक सत्याग्रह के अंदर किन किन प्रकार की घटनाएं होती है और हम लोग एक बहुत ही मैक्रो पिक्चर लेने की कोशिश करें, उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। बट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर आई लाइक टू मेक अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर यू। 20 और 21 फरवरी के दिन अनअकैडमी आपके लिए लेके आ रहा है समिट 2.0। ये समिट इनफैक्ट यहाँ 2 दिन तक आपके यहाँ पे टॉप मोस्ट आइकॉनिक स्पीकर्स, ब्यूरोक्रेट, सिविल सर्वेंट और बहुत सारी पब्लिक पर्सनैलिटी, साथों साथ अनअकैडमी के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स के द्वारा आपके लिए बहुत सारे सेशंस लिए गए हैं। ये बहुत ही हैंड क्राफ्टेड सेशंस होंगे जो आपको यहाँ पे अटेंड करने में बहुत मददरूप होगी, क्योंकि ये जो पूरी की पूरी समिट है आपकी सिविल सर्विस प्रिपरेशन को पूरी तरह से एक नया डायमेंशन देगी। इनफैक्ट ये समिट ऑनलाइन समिट है जहां इंडिया के टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट्स, पब्लिक स्पीकर्स आने वाले हैं, जैसे कैलाश सत्यार्थी जी है या फ्रैंक परेरा जी है या आप देखोगे तो प्रवीण कासवान जी है साहब, है ना। तो आईएएस ऑफिशियल्स है, आपको यूपीएससी के पूर्व चेयरमैन आपको दिखते हैं, दीपक गुप्ता सर आपको दिखेंगे। तो उनके द्वारा भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए जाएंगे और वो आपको बताएंगे कि क्या क्या किस प्रकार से तैयारी की जा सकती है। साथों साथ हमारे भी सेशंस रहने वाले एज एन एजुकेटर, अनअकैडमी के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स इसके अंदर इंक्लूडेड है। मेरा सेशन याद रखेगा कि 20 तारीख को है, 20th फरवरी, और वो दोपहर को 3 बजे है। 3 PM आई गॉट अ सेशन एंड इन दिस सेशन वी विल बी कवरिंग ऑन द हिस्ट्री प्रिपरेशंस एज वेल। तो आप जरूर से मेरे साथ अटेंड करिएगा 20th फरवरी को, पूरी की पूरी आपको बहुत फायदा होगा। ऑनलाइन समिट है, आपको कहीं पे भी बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको रजिस्टर करना होगा। ये रजिस्ट्रेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो लिंक होगी उसके अंदर से मिल जाएगा। आप रजिस्ट्रेशन करते समय ये कोड यूज कर सकते हो, अनलॉक कोड, अगर आपने अनअकैडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अनअकैडमी की तरफ से जो पूरी की पूरी तैयारी है कैसे की जा सकती है। हमने स्टैंडर्ड 10th की एनसीईआरटी करनी थी, पर मैं आपको बता रहा था कि एनसीईआरटी जब आप अनअकैडमी के ऊपर कर रहे हो, साथों साथ थोड़ा थोड़ा हमारे साथ अनअकैडमी प्लस के ऊपर भी जुड़ सकते हो, जहां आपको लाइव क्लासेस दिखेंगे, स्पेशल क्लासेस मिलेंगे। ये स्पेशल क्लासेस फ्री क्लासेस होते हैं, आप अनअकैडमी के एप्लीकेशन के ऊपर देख सकते हो। हमारी बैचेस आप अटेंड कर पाओगे, तो बहुत सारा फायदा होता है आपको अनअकैडमी के एप्लीकेशन के ऊपर आने के लिए। और मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो और आपको एडवांटेज मिलेगा और आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से हो पाएगी। टॉप मोस्ट एजुकेटर्स के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा और आप 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, एक प्लस है, दूसरा आइकॉनिक है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में फायदा ये होता है कि आपको यहाँ पे एक पर्सनल कोच दिया जाता है अनअकैडमी की तरफ से ही, जो आपको गाइड करते हैं डे टू डे आंसर राइटिंग से लेके जो पूरी प्रिपरेशन है उसमें स्टडी प्लान भी आपको बना के देंगे। खैर, ये सब बहुत ही प्रोमिनेंट आपको इसके अंदर से दिखेगा। साथों साथ अनअकैडमी के ऊपर ऑप्शनल की तैयारी भी होती है। आप जीएस और ऑप्शनल दोनों का कंबाइंड सब्सक्रिप्शन लीजिए और सब्सक्रिप्शन लेते समय हमेशा ये डिस्काउंट कोड को यूज करना ना भूलिएगा। इसका नाम है PN लाइव। इससे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, इससे आपको 10% फीस के अंदर छुट्टी भी मिलेगी। खैर, अनअकैडमी के ऊपर बहुत सारे बैचेस चलते रहते हैं, आप उनको भी अटेंड कर सकते हो 18 फरवरी से, यानी कि कल से आप देखोगे तो नए बैचेस शुरू हो रहे हैं, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल। साथों साथ अनअकैडमी के ऊपर कॉम्बैट एक नया इनफैक्ट क्विज शुरू हुआ है। ये फोर्टनाइटली होता है और आप इसमें भी अटेंड करोगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप अनअकैडमी कॉम्बैट के अंदर पार्टिसिपेट करते हो और अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको यहाँ पे अनअकैडमी की तरफ से बहुत सारे रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। ये रिवॉर्ड्स में टॉप 10 इनफैक्ट जो लीडर बोर्ड के ऊपर आएंगे उन लोग को तो सब्सक्रिप्शन भी फ्री में मिल रहा है। चलिए, हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया की बात कर रहे थे। पिछले क्लास के अंदर मैं आपको भारत का राष्ट्रवाद के बारे में बता रहा था। मैं आपको ये भी समझाने की कोशिश कर रहा था कि भारत के अंदर जो राष्ट्रवाद का डेवलपमेंट हुआ वो कैसे हुआ, और इंडियन नेशनलिज्म का डेवलपमेंट के अंतर्गत हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर पूरा का पूरा ऑफिशियल हमने उसका देख लिया था साहब। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में, अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में, तो मैंने आपको ऑलरेडी इसके अंदर से बताया हुआ है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी साहब। ठीक है ना। तो अगर आप पिछला क्लास याद करो तो मैंने आपको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की पूरी स्टोरी बताई थी और आपको समझाने की कोशिश की थी कि 1930 के अंदर जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत होगी, कब होगी, 12 अप्रैल के दिन। तो सबसे CDM की शुरुआत होती है। ये CDM धीरे 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 आगे चलता गया एंड बाय 6 मार्च सॉरी आई वुड से 12 मार्च के दिन ये CDM की शुरुआत होगी एंड बाय द 6th of April 1930, 6 अप्रैल 1930 के दिन हमको ये पता चलता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंतर्गत गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। तो पिछले क्लास के अंदर मैंने आपको सॉल्ट सत्याग्रह के बारे में भी बताया था और मैंने आपको समझाया था कि ये सॉल्ट सत्याग्रह कैसे होता है, भारत के अलग अलग रीजन्स में कैसे हुआ और गांधी जी बेसिकली अहमदाबाद से कहाँ जाते हैं। तो हमने पिछले क्लास के अंदर ये भी बताया था
कि गांधी जी अहमदाबाद से कहाँ जाएंगे, गांधी विल बी गोइंग टुवर्ड्स दांडी साहब, ठीक है ना। तो इन द प्रीवियस सेशंस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अप दिस मच पॉइंट कि गांधी अहमदाबाद के कैसे दांडी की तरफ जाएंगे। एज एंड व्हेन द टाइम विल प्रोग्रेस, हमको ये भी पता चलता है कि इसके बाद पूरी की पूरी ये मूवमेंट है ये ऑल इंडिया बेसिस के ऊपर कन्वर्ट हो जाएगी, और ऑल इंडिया बेसिस के ऊपर हमको पता चलता है कि ये मूवमेंट के अंदर अलग अलग लोगों ने पार्टिसिपेट किया। एक तो आपके एनसीईआरटी के अंदर आपको गफार खान का नाम दिख रहा होगा, बादशाह खान के रूप में भी पहचानते हैं, खान अब्दुल गफार खान के रूप में भी पहचानते हैं। इन्होंने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था, या इसी के अंतर्गत हमने ये भी देखा था कि शोलापुर के अंदर आपके जो बेसिकली एक सरकार है वहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट को उथला के एक नई सरकार एस्टेब्लिश की गई थी जिसे हम लोग कहेंगे पैरेलल गवर्नमेंट साहब, ठीक है। तो ये जो पैरेलल गवर्नमेंट थी ये भी एक बहुत प्रोमिनेंट पॉइंट हमको इसके अंदर से दिख जाएगा। अदर देन दिस हमको जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर एक चीज़ बहुत प्रोमिनेंट ये भी दिख रही है कि इसके अंदर से जो सोशल बेस था ये सोशल बेस इनिशियली एक्सपांड होता है, और उसके बाद हमने आपको ये भी बताया था कि सोशल बेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब है कि वो कमजोर हो जाएगा और लोग बेसिकली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से अलग हो जाएंगे। पिछले क्लास में मैंने आपको नॉन कॉपरेशन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की जो पूरी स्टोरी है, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टोरी के अंतर्गत आपको ये बताने की कोशिश की थी कि जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बहुत प्रोमिनेंस के ऊपर आता है, व्हेन इट कम इनटू द प्रोमिनेंस, इसके अंदर बहुत सारी लिमिटेशंस भी थी, और हमने आपको ये लिमिटेशंस के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया था। अब देखिए कि हमको आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की मेन एक पर्सपेक्टिव लेंगे और उसकी लिमिटेशंस के ऊपर जाएंगे साहब, उसको देखने की कोशिश करेंगे कि इसकी क्या क्या लिमिटेशंस थी साहब। दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे कि इसकी वीकनेसेस क्या क्या इसके अंदर से उभर के आ रही है साहब, ठीक है ना। तो हम लोग जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की लिमिटेशंस को समझने की कोशिश करते हैं तो मैंने आपको पिछले क्लास में इसके सोशल बेस के बारे में बताया था, और मैंने आपको बताया था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ जो पीजेंट्स थे, ये पीजेंट्स का पार्टिसिपेशन हमने देखा था कि ये कमजोर हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि अमीर पीजेंट हो गए और गरीब पीजेंट हो गए, इन दोनों को बेसिकली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से जो उम्मीदें थी वो पूरी तरह से टूट जाती है। क्यों टूट जाती है? तो मैंने आपको इसके अंदर बताया था कि अमीर पीजेंट से जो रेवेन्यू अपना कम करवाना चाहते थे, वो चाहते थे कि टैक्सेस कम लिए जाए। गरीब पीसेंट थे तो मैंने आपको बताया था कि उनकी तो दोनों तरफ की कंडीशन खराब थी, क्योंकि वो रेवेन्यू और रेंट दोनों को इनफेक्ट कम करवाना चाहते थे। दे वर ट्राइंग टू रिड्यूस बोथ ऑफ देम डाउन, है ना, पर वो हो नहीं पाया, दैट कुड नॉट टेक प्लेस एट दैट टाइम, है ना। तो उसके कारण एक इशू क्रिएट हुआ। दूसरा पॉइंट हम लोग समझने की कोशिश करते हैं तो हमको पता चलता है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ये इंडस्ट्रियलिस्ट लोग भी इनफैक्ट इनिशियली कांग्रेस को फंडिंग करेंगे, पर ये लोग भी थोड़े बहुत नाराज थे कांग्रेस से। इनको लग रहा था कि भाई नहीं, कांग्रेस कुछ काम कर रही है और हमारे हितों की बात नहीं कर रही है। इंक्लूडिंग हमने पिछले क्लास में देखा था कि जो वर्कर क्लास है साहब, जो आपका मजदूर वर्ग है, उनको भी नाराजगी थी, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट को लग रहा था कि कांग्रेस हमारे लिए काम नहीं कर रही है। वर्कर्स को ये लग रहा था कि बेसिकली ये जो कांग्रेस है ये इंडस्ट्रियलिस्ट की मित्र बन गई है। तो बेसिकली इस सब कंडीशन के अंदर जो वर्कर्स और मालिकों के बीच में टकराव रहता है वो तो एक बहुत प्रोमिनेंट इशू था ही साहब इसके अंदर। तो होता ये है, इन दिस कंडीशंस वी कम टू नो दैट दी पीजेंट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, वर्कर्स, इन सब के अंदर बेसिकली प्रॉब्लम चल रहे हैं। हमने पिछले क्लास में ये भी आपको बताया था कि जो आपकी वुमेन पार्टिसिपेंट्स थी वो भी बेसिकली इनिशियली इंक्रीज होती है, और उसके बाद मैंने आपको ये समझाया था कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनका एक सिंबॉलिक जेस्चर के रूप में यूज किया जाएगा। सिंबॉलिक जेस्चर का मतलब ये है बेसिकली कि उनको ज्यादा आप समझने की कोशिश करोगे तो नेशनल मूवमेंट में पार्ट लेने का मौका नहीं मिलता है। इनफैक्ट हमने ये भी देखा था कि इनको प्रोमिनेंट पोजीशंस के ऊपर भी अपॉइंट नहीं किया जाता था। दे वर नॉट अपॉइंटेड इन द प्रोमिनेंट पोजीशंस। एंड वी ऑल्सो कम टू नो, हमको ये भी समझ में आ रहा है कि जो आपकी वुमेन मेंबर्स है, जो स्त्री बेसिकली उस टाइम के अंदर उभर के आ रही है, उन लोगों को उसमें हमने देखा था कि खाली और खाली रिच फैमिली से आने वाली स्त्रियां ज्यादा दिखती हैं हमको, हाई क्लास से आने वाली स्त्रियां हमको ज्यादा दिखेगी, और लो क्लास वाली हमको स्त्री ज्यादा नहीं दिखेगी साहब। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो इन सब कंडीशंस में क्या हुआ, व्हाट इज हैपनिंग साहब, है ना। तो जो आपकी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसके अंदर काफी सारी कमजोरियां थी साहब। अब आप समझने की कोशिश करिए कि हमने अभी तक आपको बताया कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जब हम लोग ओवरऑल पिक्चर से एनालिसिस करते हैं तो पीजेंट्स के अपने इश्यूज थे, इंडस्ट्रियलिस्ट के अपने इशू आए, वर्कर्स के अपने इशू आए, वुमेन को लेकर हम लोग जब बात करेंगे तो उनकी भी खुद की अपनी अपनी इनफैक्ट इश्यूज थे, और इसके कारण एक्सपांशन नहीं होता है सोशल बेस का। अब थोड़ा आगे चलते हैं आज के सेशन के अंदर और देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो रहा है, ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो रहा है, इसके अंतर्गत अब बाकी सारे लोगों को क्या होगा साहब। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो अब देखने की कोशिश करते हैं कि व्हेन वी सी द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एज अ होल, हम लोग जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को एक होल के रूप में देखते हैं, एक पूरे पिक्चर के रूप में देखते हैं, तो हमको पता चलता है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी ने क्या इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था कि नहीं किया था साहब। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर जो डिप्रेस क्लासेस थे
ये डिप्रेस क्लासेस ने पार्टिसिपेट किया था कि नहीं किया था। हमको ये भी देखना है कि जो अदर कम्युनिटीज थी, क्या उनका योगदान सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर रहता है कि नहीं रहता है। गेटिंग अ पॉइंट, है ना। तो अब हम लोग है ना इसके सेकंड डायमेंशंस की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। नाउ वी विल ट्राई टू बेसिकली सी द सेकंड डायमेंशंस एंड लेट अस सी द वीकनेसेस साहब, है ना। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऐसे तो एक अच्छा मूवमेंट के रूप में चला। 1930 से लेके 1931 की जनवरी तक आप देखोगे तो हमको काफी प्रोमिनेंस के ऊपर दिखेगा साहब। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो अप्रैल 1930 से लेके जनवरी 1931 तक ये ढंग का चलता है। उसके बाद इसका डिक्लाइन जाने की शुरुआत होती है। इसकी डिक्लाइन जाने की शुरुआत का मुख्य कारण यही था कि यहाँ पे जो सोशल बेस एक्सपांड होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा था। खास करके माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों की बात करेंगे। माइनॉरिटी के अंदर भी इनफैक्ट आप समझने की कोशिश करोगे तो हमको पता चलता है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, ये मुस्लिम कम्युनिटी इससे थोड़ी बहुत अब अलग रहने की शुरुआत करती है और ये अपनी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स या अपनी आइडेंटिटी को ढूंढते ढूंढते एक अलग ही आयाम दिखाने की कोशिश करेगी साहब। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो अब लेट मी एक्सप्लेन यू इनफैक्ट एनसीईआरटी क्या लिखती है इसके ऊपर और समझने की कोशिश करते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की लिमिटेशंस क्या थी, इसकी कमियां क्या थी, इसकी वीकनेसेस क्या थी। खैर ठीक है, तो अब मैं आगे की आपके टाइमलाइन के ऊपर नहीं जा रहा हूं क्योंकि आगे की टाइमलाइन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड एंड आई हैव ऑलरेडी टॉट यू द फर्दर टाइमलाइन जो पहले की इनफैक्ट हमको मिल जाती है साहब। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो हमने आगे की टाइमलाइन अगर आपको याद हो, पिछला क्लास अगर आपने थोड़ी बहुत क्लासेस याद रखे होंगे तो 1819 के अंदर पीजेंट मूवमेंट की शुरुआत हुई। बाबा रामचंद्र बेसिकली जो अवध किसान सभा की स्थापना करेंगे। 1919 के अंदर रॉलेट का होता है सत्याग्रह और फिर उसके बाद ही जलियांवाला बाग की हत्याकांड हो जाती है। 1921 तक आते आते नॉन कॉपरेशन और खिलाफत इशू होगा, बहुत ही प्रोमिनेंट इशू था साहब। 1922 में गांधी जी ने ये खिलाफत के इशू को और नॉन कॉपरेशन को स्टॉप कर दिया क्योंकि चौरी चौरा की घटना हो गई साहब। 1924 में फिर रंपा रिबेलियन होता है अल्लूरी सीताराम राजू के बाद। 1924 से 1929 का जो पीरियड है, द पीरियड फ्रॉम 1924 टू 1929 साहब, है ना। ये पीरियड के अंदर हमको एक चीज दिख रही है कि इस समय के दौरान ड्यूरिंग दिस पीरियड हमको एक चीज दिख रही है कि वी डू नॉट फाइंड, हमको ऐसा कुछ चीजें उभर के नहीं आ रही है। वी आर नॉट एबल टू सी द मेजर नेशनल मूवमेंट्स। उस टाइम पे जो डायमेंशन नेशनल मूवमेंट के उसमें साइमन एक आपको दिख जाएगा और बाकी एक दो चीजें दिखेगी, बट वी डू नॉट फाइंड एनी मच थिंग्स ओवर देयर साहब। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। अब बात 1929 तक की आई, द पीरियड फ्रॉम 1929 स्टार्टेड साहब, ठीक है। 1929 में बेसिकली हमने पिछले क्लास में देखा कि पूर्ण स्वराज की तरफ कांग्रेस गया और 1929-30 के बाद बेसिकली एक नया डायमेंशन आएगा, वो है अंबेडकर जी की पॉलिटिकल एंट्री होती है साहब, ठीक है। और अंबेडकर जी है बेसिकली 1930 के अंदर डिप्रेस क्लास एसोसिएशन की स्थापना करेंगे। अब ये आपकी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। दिस होल डिप्रेस क्लास एसोसिएशन इज रिलेटेड टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इनफैक्ट आप देखोगे तो डिप्रेस क्लास एसोसिएशन के कारण जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसका सोशल बेस भी कमजोर रहेगा। क्यों कमजोर रहेगा? क्योंकि बेसिकली जो डिप्रेस क्लासेस थे उनकी जो राइट्स की बातें थी वो कांग्रेस बेसिकली बहुत प्रोमिनेंटली नहीं उठा पाती है और इसी के कारण हमको ये पता चला क्या होता है साहब कि यहाँ पे जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसमें अंबेडकर जी द्वारा जो पक्ष की स्थापना की गई थी वो लोग बहुत प्रोमिनेंटली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। खैर, तो उसके ऊपर मैं आता हूँ, वेलकम बैक टू दैट पॉइंट कि ये सीडीएम के अंदर कैसे इफेक्ट करता है। खैर, उसके बाद गांधी जी ने नमक सत्याग्रह करने की शुरुआत की मार्च 1930 में और मार्च 1931 तक आते आते गांधी इरविन पैक्ट हुआ। हमने पिछले क्लास के अंदर ऑलरेडी आपको बता दिया था कि व्हाट इज गांधी इरविन पैक्ट और मैंने आपको ये भी बताया था कि गांधी और इरविन के बीच में पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर डिस्कशंस होते हुए बात आगे चलती है। 1931 के अंदर बेसिकली फिर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई जहां सब कुछ हवा निकाल दी जाती है वाइसरॉयस और बेसिकली जो कांग्रेस का जो पूरा का पूरा इंटेंशन था वो पूरी तरह से लागू नहीं हो पाएगा। एंड फाइनली गांधी जी ने 1932 में सीडीएम का सीक्वल लॉन्च किया पर यह सीक्वल ज्यादा नहीं चल पाता है। 1934 तक आते आते सीडीएम को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। अब आप देखिए आगे क्या होता है, व्हाट इज हैपनिंग फर्दर, उसको थोड़ा बहुत समझा रहा हूँ और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर क्या क्या कमियां रह जाती है उसको समझने की कोशिश करेंगे साहब। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। अब देखिए कि आपका आंदोलन सक्सेसफुल कब हो सकता था, व्हाट कुड हैव बीन द पॉसिबिलिटी द मूवमेंट कुड हैव बीन सक्सेसफुल साहब, ठीक है ना। आंदोलन तब सक्सेसफुल होता है जब आपके यहाँ पे इंक्लूसिविटी आती है। इंक्लूसिविटी समझ में आता है कि नहीं आता आपको, ठीक है ना। अगर आप इंक्लूसिव करोगे अपने आंदोलन को, अपने आंदोलन के अंदर अलग अलग प्रकार के लोगों को आप बेसिकली इंक्लूड करोगे, उनका पॉलिटिकल जो कॉन्फिडेंस है वो गेन करोगे, उनको कहोगे कि तुम अपने समाज के लोगों को कहो कि कांग्रेस के साथ देने के लिए आ जाए, तो ज्यादा मजा आएगी साहब। गेटिंग माय पॉइंट। सीडीएम के अंदर एक बहुत बड़ा प्रश्न था कि इंक्लूसिविटी हमको नहीं मिलती है क्योंकि भारत के जो अलग अलग भिन्न प्रकार के तबके थे, जैसे मजदूर हो गए, किसान हो गए, स्त्रियों की बात करेंगे,
उनका कंट्रीब्यूशन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है साहब। गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो उसमें एक तो मुस्लिम कम्युनिटी का इशू है, एक डिप्रेस क्लासेस का एक बहुत बड़ा इशू है। अब देखो शब्द आता है डिप्रेस क्लासेस, मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डिप्रेस क्लासेस बाय द वे साहब, ठीक है ना। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि डिप्रेस क्लासेस किसे कहते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ से ये हाईलाइट भी करना है कि ये किसके साथ पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है। गेटिंग माय पॉइंट है ना। अब हम लोग जिसे डिप्रेस क्लासेस के रूप में पहचानते हैं, द टर्म दैट वी कॉल एज डिप्रेस क्लासेस, ये किसके साथ जुड़ी हुई पूरी की पूरी टर्म है साहब, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं कि इंडिया के अंदर एक प्रैक्टिस सोशल के परस्पेक्टिव में चलती थी, वो थी अनटचेबिलिटी साहब, ठीक है। तो जो छुआछूत के तहत, अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिसेस के तहत काफी लोग ऐसे थे जो इनफैक्ट इस प्रकार का सामाजिक भेदभाव करने में मानते थे। देयर वाज अ क्लास ऑफ पीपल हु यूज्ड टू बिलीव इनटू द अनटचेबिलिटी इश्यूज। ये अनटचेबिलिटी के इशू के ऊपर ही आपको ये डिप्रेस क्लासेस का इशू दिखेगा साहब। गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो पहला पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक बहुत प्रोमिनेंट इशू था, इट वाज अ वेरी प्रोमिनेंट इशू। डिप्रेस क्लासेस के लोगों के साथ काफ़ी सारा इन्फेक्ट है ना, वो क्या कहते हैं कि वो डिसरिप्यूट की बात होती है साहब, काइंड ऑफ है ना, उनको ना स्वीकारना जाना, ये सब बहुत प्रोमिनेंट चीज़ें थी। सो एक बहुत प्रोमिनेंट इशू आपको यहाँ दिखेगा ये डिप्रेस क्लासेस का अनटचेबिलिटी को लेके। और ये बहुत ही पुरानी प्रैक्टिस है, दिस वेरी वेरी ओल्ड प्रैक्टिस आप, ठीक है। इनको लेके जब राइट्स की बात होती है तो कांग्रेस जो थी इनके राइट्स को लेके ज़्यादा एक्टिव नहीं थी। कांग्रेस वॉज नॉट दैट मच एक्टिव रिगार्डिंग द होल डिप्रेस क्लासेस आप, ठीक है ना। और ये आपकी बहुत बड़ी वीकनेस बन जाती है। इसको अभी थोड़ी देर के बाद आपको समझाता हूँ, यहाँ एनसीईआरटी के अंदर भी इसी के बारे में लिखा हुआ है साहब। गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो एनसीईआरटी क्या लिखती है कि नॉट ऑल सोशल ग्रुप्स वर मूव्ड बाय द एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट ऑफ स्वराज। अब देखो स्वराज का कंसेप्ट कितना एब्स्ट्रैक्ट है साहब। एब्स्ट्रैक्ट क्यों है पता है, एज पर द सोसाइटी, एज पर द पीपल, सब लोग अपना अपना इंटरप्रिटेशन स्वराज का अलग अलग करते थे, ठीक है ना। एवरी पर्सन यूज टू इंटरप्रिट स्वराज ऑन देयर ओन वे साहब, ठीक है। अब आप मजदूर को कहोगे तो स्वराज की व्याख्या कुछ अलग देगा साहब, है ना। इसकी स्वराज की डेफिनेशन की बात करेंगे। अगर आप यही स्वराज की व्याख्या अगर आप कोई पीजेंट को बोलोगे तो पीजेंट कोई अलग व्याख्या दे देगा साहब। गेटिंग माय पॉइंट है ना। इसी तौर के ऊपर अगर आप कोई बिजनेसमैन को बोल दोगे, बिजनेस क्लास को, तो बिजनेस क्लास इसकी व्याख्या कुछ अलग कर देगा साहब, है ना। तो इसमें भी स्वराज का कंसेप्ट में यही प्रॉब्लम हो रहा था कि कॉमन मैन को समझ में नहीं आ रहा था साहब। अब भारत के अंदर सामाजिक व्यवस्था के तहत बेसिकली अनटचेबल कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो छुआछूत का शिकार हुए थे, जिनके साथ बहुत सारा भेदभाव हुआ जा रहा था, वहां उनकी कंडीशन सबसे खराब थी साहब। गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो व्हाट डू वी फाइंड ओवर हियर, इनको बहुत ऑपरेस किया गया था एज पर द सोशल कस्टम्स एंड द सोशल प्रैक्टिसेस। भारत के अंदर उस टाइम पे जो सामाजिक रीत रिवाज चल रहे थे, उसके कारण ये लोग काफी इनफैक्ट है ना इसके शिकार भी बन गए थे। दे वर नॉट हैप्पी विद दैट, ऑब्वियस है साहब, ठीक है। तो ये जो अनटचेबल्स थे खास करके, इनके साथ ये हो रहा है। 1930s का पीरियड है, जिन लोग को बेसिकली दलित या ऑपरेस्ड के रूप में भी बोला गया है साहब, इनकी कंडीशंस बहुत खराब थी सोसाइटी के अंदर। गेटिंग माय पॉइंट है ना। अब आप समझने की कोशिश करिए, ये जो अनटचेबिलिटी का जो पूरा का पूरा मैटर है, जिसे हम लोग बेसिकली आज की तारीख में भी कॉन्स्टिट्यूशनली हमने उसको गलत करके रखा है साहब। अनटचेबिलिटी को कांग्रेस ने बेसिकली उठाया नहीं साहब। अब आप देखिए कि कितनी पुरानी और कितना खराब रीत रिवाज है साहब, ठीक है ना। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड साहब, अनटचेबिलिटी इज सच अ सीन साहब, ठीक है। इतना बड़ा पाप के रूप में हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं। बट इसका आउटकम क्या रहता है, व्हाट इज द आउटकम ऑफ दैट साहब, ठीक है। कांग्रेस को जब प्रश्न आया कि हम लोग को यहाँ पे सोशल अवेयरनेस इसके बारे में फैलानी चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए कि भाई देखिए आप है ना, ये जो अनटचेबिलिटी है ये प्रैक्टिस बंद करना शुरू कर दीजिए। और कांग्रेस को इसको लेके कोई बेसिकली एक्टिव स्टेप्स लेने चाहिए थे, जिसके कारण बेसिकली लोग ये जो सिस्टम है इससे बाहर चले जाए। जो कास्ट रिजिडिटी के रूप में लोगों ने बेसिकली पूरी तरह से एक जो हायरार्की क्रिएट की है वो बंद हो जाए साहब। पर कांग्रेस इसमें से कुछ भी नहीं करती है साहब। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया साहब, ठीक है ना, नथिंग डन साहब। अब व्हाई द कांग्रेस डिड नॉट टुक एनी एक्शंस रिगार्डिंग द अनटचेबिलिटी, व्हाई द कांग्रेस कुड नॉट परस्यूएड द गवर्नमेंट। कांग्रेस बेसिकली सरकार को कह सकती थी कि आप कोई कानून लेके आइए और कानून के द्वारा अनटचेबिलिटी को बैन कराइए, ये सब कुछ कर सकती थी साहब। कांग्रेस को एक चीज का डर था साहब, कांग्रेस को फियर किस बात का था साहब, ठीक है। अगर कांग्रेस बेसिकली अनटचेबिलिटी के इशू को उठाएगी, उसको भी पता है कि ये पाप है, अनटचेबिलिटी बेसिकली इट्स अ सिन, एंड अनटचेबिलिटी इफ इट्स अ सिन तो आपको डेफिनेटली इनफैक्ट उसको उठाना चाहिए और उसके लोगों को बेसिकली जो भी भेदभाव हो रहा है वो आपको हाईलाइट करवाना चाहिए और बेसिकली उनको वहां से मुक्ति दिलानी चाहिए। पर कांग्रेस को एक डर ज्यादा था कि अगर मैंने ये इशू उठा दिया, अगर मैंने कास्ट सिस्टम का इशू उठा दिया, तो यहाँ भारत के अंदर जो हिंदू मेजोरिटी है साहब, आप देखिए किस प्रकार की पॉलिटिक्स कर रहे हैं साहब। भारत के अंदर जो हिंदू मेजोरिटी है
खास करके जो सनातन रिलीजन से बिलोंग करते हैं साहब, ठीक है, सनातनी कहते हैं ज्यादातर, ठीक है, जो लोग बेसिकली कांग्रेस का मानना था कि ये लोग की बिलीफ जो है ये कास्ट सिस्टम के अंदर बिलीफ रखते हैं साहब, और अगर हमने अनटचेबिलिटी का इशू उठाया हमारे पॉलिटिकल प्रोग्राम के तहत तो हमारे सपोर्टर जो है वो नाराज हो जाएंगे साहब, ठीक है। तो कांग्रेस की कहानी ये है कि दे यूज्ड टू फियर दैट द सपोर्ट सिस्टम विल गेट एंग्री, द सपोर्टर्स विल नॉट लाइक साहब। अब देखिए कि कौन पसंद नहीं करेगा साहब, है ना, आप देखिए। पर कांग्रेस बेसिकली इस प्रकार की पॉलिटिकल व्यवस्था के अंदर ऐसी सोच रखती थी कि अगर हमने भारतीय समाज के अंदर अनटचेबिलिटी का इशू उठाया तो जो लोग हमारा सबसे ज्यादा मदद कर रहा है वो है हिंदू समाज का मेजोरिटी तबका जो सनातनी कहता है साहब, ठीक है ना। पर कांग्रेस को ये बेसिकली कास्ट पॉलिटिक्स का डर लग रहा था या कांग्रेस जानबूझ के बेसिकली आप समझोगे तो काइंड ऑफ हेजिटेट कर रही थी। कहते हैं ना कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बेसिकली जब सरकार चला रही थी तो पॉलिटिकल पार्टीज भी हमको इनफैक्ट इस दौरान दिख जाएगी, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो कहानी ये है कि ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है साहब, ये सिचुएशन के कारण कांग्रेस ने ना सोशल अवेयरनेस की, ना कोई एक्टिव स्टेप्स लिए, कास्ट रिजिडिटी के बारे में कोई स्टेप नहीं उठाए, ना सरकार को कहा, और कुछ नहीं चलता है साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये परिस्थिति के कारण होता क्या है साहब, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो हमको एक चीज समझ में आ रही है कि आपके समाज के अंदर, इनफैक्ट कांग्रेस के अंदर बेसिकली ऐसा लग रहा था कि अगर हमने दलितों का मुद्दा उठा दिया तो भारत के सनातनी संप्रदाय या कंजर्वेटिव कम्युनिटी के लोग हैं वो लोग बेसिकली नाराज हो जाएंगे साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो इसके लिए बेसिकली कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा आरोप लगता है कि कांग्रेस ने मेनली दलितों को इग्नोर किया है साहब, ठीक है, उन्होंने इग्नोर किया, उनको लेके कोई राइट्स नहीं उठाए, उन्होंने सबके लिए प्रश्न उठाए साहब, गेटिंग माय पॉइंट। एंड दिस बिकेम वन ऑफ द रीजन साहब, है ना, कि जो अनटचेबल कम्युनिटी थी उनके साथ जो राजकीय रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से भेदभाव हो रहा था उनको न्याय कौन दिलाएगा। अब न्याय दिलाने के लिए सबसे बड़ी पार्टी जो उस टाइम पे थी वो थी कांग्रेस, पर कांग्रेस ने कुछ किया नहीं। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो बाबा साहेब कहते हैं कि हम आपको न्याय दिलाएंगे और हम अलग अलग प्रकार का आंदोलन करके भी आपको न्याय दिलाएंगे साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि एक साइड के ऊपर बाबा साहेब आम्बेडकर 1930 के अंदर, 1930 के अंदर ही बेसिकली एक पॉलिटिकल बॉडी की स्थापना करेंगे जिसका नाम अभी मैंने आपको बताया, डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन। क्या नाम था साहब, डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन। ये याद रखेगा, ये 1930 के अंदर बनता है। कभी कभी आपको मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर टाइमलाइन का कंसेप्ट पूछता है और आपको पूछता है कि ये मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर ये डिप्रेस क्लास एसोसिएशन किसने बनाया था, तो पता होना चाहिए कि बाबा साहेब जी ने बनाया था। ये डिप्रेस क्लास एसोसिएशन के द्वारा बाबा साहेब बेसिकली यही चीज़ों को हाईलाइट करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए भाई क्या हो रहा है आपके यहाँ पे, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो वी सी दैट ये डिप्रेस क्लास एसोसिएशन बनाने का इंटेंशन आप समझिए, इसका इंटेंशन यही था कि भाई कांग्रेस तो दलितों को न्याय नहीं दे रही है, कांग्रेस के जितने भी लीडर्स थे वो तो अपनी दूसरी पॉलिटिक्स के अंदर ज्यादा इन्वॉल्व थे। कांग्रेस को डर इस बात का था कि भाई हमारा जो हिंदू वोट बैंक है हमसे टूट ना जाए, वो हमसे अलग ना हो जाए, वो हमसे बिखुटा ना हो जाए साहब। तो इसी के चक्कर में कांग्रेस ने अपना गेम खेला है साहब, ठीक है। अब गांधी जी जब पिक्चर में आएंगे, गांधी कहते हैं कि नहीं, कांग्रेस को अब दलितों के लिए भी सोचना पड़ेगा, कांग्रेस को बेसिकली भारतीय समाज का सबसे कोने में रहने वाला बंदा है उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। कांग्रेस ऐसा नहीं कह सकती कि हम लोग खाली और खाली कुछ गिने चुने लोगों के लिए स्वराज बात कर रहे हैं साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो गांधी कहते हैं कि द स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 years इफ अनटचेबिलिटी वाज नॉट एलिमिनेटेड। गांधी क्लियर कट कहते हैं कि भाई साहब जब तक इनफैक्ट आप अनटचेबिलिटी को अबॉलिश नहीं करोगे, उसको खत्म नहीं करोगे, हम कभी भी स्वराज नहीं गेन कर पाएंगे साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। क्योंकि इनके लिए स्वराज क्या था, जो छुआछूत के लोग थे साहब, जिनके साथ इतना सामाजिक बड़ा भेदभाव हो रहा है, उनके लिए स्वराज का मतलब क्या होता था, व्हाट डू यू मीन बाय दैट साहब, है ना। इनके लिए जब हम लोग स्वराज की बात करेंगे, व्हेन वी कंसीडर द आइडिया ऑफ स्वराज फॉर द अनटचेबल कम्युनिटी, उनके लिए स्वराज यही होता था कि देखिए हमको आज़ादी मिली ये जाति प्रथा से, हमको आज़ादी मिली ये कास्ट सिस्टम से, हमको आज़ादी मिली पूरी तरह से जो भेदभाव और शोषण हो रहा है उससे साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। इसके लिए गांधी कहते हैं कि इनको दलित भी मत किया करो, डोंट कॉल देम द वर्ड दलित साहब, ठीक है। गांधी ये जो अनटचेबल कम्युनिटी के लिए जो शब्द उस टाइम पे यूज हो रहा था, गांधी इसके भी अगेंस्ट में थे। और बेसिकली ये अनटचेबल्स के लिए गांधी शब्द यूज करते हैं हरिजन साहब, ठीक है। हरिजन का मतलब क्या होता है, चिल्ड्रन ऑफ द गॉड साहब, है ना, कि ये वो लोग हैं जो मेनली इनफैक्ट भगवान के बच्चे हैं साहब, ठीक है। ऐसे तो हम सब लोग भगवान के ही बच्चे हैं साहब, पर हुआ क्या है कि भारतीय समाज व्यवस्था के तहत जिस प्रकार की सामाजिक रचना हुई, जहां ये सामाजिक भेदभाव बढ़ा,
उसको लेके गांधी जी लोगों को अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट 1930s में एक साइड के ऊपर बाबा साहेब इनकी राइट्स के लिए फाइट कर रहे थे। बाबा साहेब आम्बेडकर वॉज फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ द अनटचेबल कम्युनिटी। ऑन द सेकेंड साइड वी सी दैट द हरिजन कम्युनिटी बेसिकली, जिन्हें बेसिकली हम लोग डिप्रेस क्लासेस के रूप में भी पहचानते हैं, ये लोग के द्वारा गांधी जी ने आंदोलन चलाया। गांधी जी ने इनके राइट्स के लिए सत्याग्रह भी किए, खास करके मंदिरों के अंदर एंट्री में, पब्लिक प्लेसेस के अंदर बेसिकली रास्तों में चलने की अलाउ नहीं थी, स्कूल में बच्चों को पढ़ने का अलाउ नहीं था। आप देखोगे तो कुएं में से पानी इनफैक्ट नहीं यूज़ कर सकते थे, कहीं तालाब में से पानी यूज़ नहीं कर सकते थे। तो उन सब के लिए बेसिकली गांधी जी बहुत बड़ा एक आंदोलन चलाएंगे साहब, ठीक है ना। तो एक साइड के ऊपर हमको पता चलता है कि गांधी जी के द्वारा ये डिप्रेस क्लासेस को अपलिफ्ट कराने के लिए गांधी जी ने एक नया नाम दिया, जिसे हम लोग कहते हैं अनटचेबल्स, हरिजन या चिल्ड्रन ऑफ गॉड के रूप में पहचानते हैं। इनफैक्ट इनके साथ कैसा भेदभाव होता था, आप देखिए अंबेडकर की कहानी देखिएगा साहब। आपके दलित कम्युनिटी के जो लड़के थे उनको स्कूल के अंदर पहले तो पढ़ाई अलाउ नहीं थी साहब, फिर लेटर ऑन बहुत हंगामा के बाद अलाउ किया गया। तो कहा जाता है कि दे आर नॉट सपोज टू सिट इन द क्लासरूम, उनको क्लासरूम के बाहर बिठाया जाएगा साहब। तो मास्टर जी को देख नहीं सकते, खाली मास्टर का आवाज़ सुन सकते हैं। तो आप देखो ऐसी कंडीशन में उन लोग की बच्चों की पढ़ाई होती है। दिस वॉज द कंडीशन वेर दे यूज्ड टू स्टडी साहब, है ना। तो यू कैन इमेजिन कि क्या सिचुएशन हुई थी, व्हाट वाज द सिचुएशन एट दैट टाइम, जहां बेसिकली ये परिस्थिति में इनका हालत हो जाता है। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। दूसरा पॉइंट हम लोग को दिख रहा है, द सेकंड पॉइंट दैट वी कैन सी ओवर हियर, हमको ये भी दिख रहा है कि जो इनफैक्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की हम लोग बात करेंगे उसके बैकग्राउंड के अंदर, जहां इन कम्युनिटी के लोगों के लिए गांधी जी ने बहुत सारा काम किया साहब। और गांधी चाहते थे कि ये जो दलित कम्युनिटी है, जो अनटचेबल कम्युनिटी है, उनको डिग्निफाइड वे के अंदर बेसिकली लोग ट्रीट करें साहब, ठीक है। अब देखो गांधी एक चीज़ के ऊपर मानते थे, वो थे डिग्निटी ऑफ वर्क साहब, है ना। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप काम कोई भी करो, यू डू एनी काइंड ऑफ वर्क साहब, इट शुड बी ऑन अ डिग्निफाइड वे साहब। आप कोई भी कार्य करिए, आप कोई भी काम करिए, ये हमेशा डिग्निफाइड वे के अंदर ही होना चाहिए। और इनफैक्ट कोई भी कार्य करो, कोई कार्य छोटा नहीं होता, कोई कार्य बड़ा नहीं होता। अब कहानी क्या है साहब, भारतीय समाज व्यवस्था की परिस्थिति ऐसी निर्माण हुई, द इंडियन सोशल सिस्टम हैड डेवलप्ड इन सच अ वे दैट only the untouchable community was part and parcel of the community cleaning system साहब, ठीक है। तो जो भी साफ सफाई का काम था साहब, जो भी स्वीपिंग का काम था, आपके हाउस कीपिंग का काम था साहब, ठीक है, उन सब का काम खाली और खाली अनटचेबल कम्युनिटी को ही दिया जाता था। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। और गांधी को ये चीज़ इनफैक्ट खराब भी लग रही थी। गांधी कहते थे कि इसको बदलने के लिए मैं खुद वो काम जो अनटचेबल कम्युनिटी के लोग कर रहे हैं वो करूंगा साहब। आई डू द सेम वर्क दैट इज बीइंग परफॉर्म बाय दी अनटचेबल कम्युनिटी साहब। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो यू कैन इमेजिन कि गांधी जी ने खुद टॉयलेट साफ किए, ही हिमसेल्फ क्लीन द टॉयलेट साहब। क्यों? क्योंकि वो बेसिकली डिग्निटी ऑफ वर्क के कंसेप्ट के अंदर मानते थे। वो कहते थे कि अगर मैं एक सिंबॉलिक जेस्चर के रूप में भी इसको यूज करता हूँ साहब, क्योंकि इससे इनफैक्ट लोगों को मोटिवेशन मिलेगा कि देखो एक नेशनल लीडर है जो ये छुआछूत की प्रथा से दूर होके किसी को अपलिफ्ट करने की बात कर रहा है, लोगों को अवेयर करने की बात कर रहा है, तो इसकी बहुत बड़ी इंपैक्ट पड़ेगी साहब। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। सो हिमसेल्फ क्लीन द टॉयलेट। इनफैक्ट जो स्वीपिंग कम्युनिटी थी साहब, है ना, जो स्वीपर कम्युनिटी थी, जिनके लिए बेसिकली एक बहुत ही अब्यूजिव वर्ड यूज किया जाता है, एनसीईआरटी के अंदर ये शब्द लिखा है, खैर मुझे नहीं लगता है कि इसको बोलना भी चाहिए साहब। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो वी सी द स्वीपर कम्युनिटी साहब, है ना, जो साफ सफाई का काम करते थे, उनके घरों में जाके गांधी जी ने उनके टॉयलेट साफ किए। गांधी कहते थे कि देखिए आप पूरी दुनिया का मैला उठाते हो, आप पूरी दुनिया का कचरा साफ करते हो, मैं आपका कचरा साफ करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर मैं ये करूंगा तो मेरे कारण काफी लोग मोटिवेट होंगे, मेरे कारण काफी लोगों को अवेयरनेस मिलेगा, और शायद हो सकता है कि ये जो जाति प्रथा के तहत आपके साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, ये जो छुआछूत की प्रथा आपके ऊपर इंपोज की जा रही है, उसमें कुछ परिवर्तन आ जाए साहब। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। सो ही परस्यूडेड द अपर कास्ट टू चेंज द हार्ट एंड गिव अप द सिन ऑफ अनटचेबिलिटी। गांधी जी ने बेसिकली यहाँ पे लोगों को ये बताया कि यार आप छोड़ दीजिए ये सब कुछ, दिस इज नॉट राइट साहब, है ना। गेटिंग माय पॉइंट। तो वो कैसे करेंगे? तो वो बेसिकली गांधी जी ने एक तरह से एक पब्लिक इमेज क्रिएट कराने की बात की। अब देखिए ये बहुत प्रोमिनेंट है साहब। आप देखिए कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 के अंदर। मैं आपको थोड़ी बहुत कांग्रेस एंड अनटचेबिलिटी की डाइकोटोमी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हो रहा है साहब। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। कांग्रेस की स्थापना 1885 के अंदर होती है, इन द ईयर 1885 व्हेन द कांग्रेस वाज फॉर्म साहब, ठीक है। कांग्रेस ने 1885 के अंदर जब से स्थापना हुई थी, जब से पॉलिटिकल एजिटेशन भी शुरू की, उसने दो ही प्रकार की चीज़ों की डिमांड की है साहब। एक डिमांड है जिसे हम लोग कहते हैं पॉलिटिकल डिमांड, मतलब राजकीय मांग कह सकते हैं साहब, और दूसरी हम लोग कह सकते हैं इकोनॉमिक डिमांड, जिसे हम लोग आर्थिक मांग के रूप में पहचानते हैं। वी डू नॉट फाइंड एनीथिंग मोर देन दिस। इससे सिवाय हमको और कोई चीज़ कांग्रेस के द्वारा
प्रेरित की गई है। इससे इससे ज़्यादा कोई चीज़ कांग्रेस के द्वारा मांगी हुई नहीं दिख रही है साहब, ठीक है। कांग्रेस थ्रू आउट दिस पीरियड, ये जो पीरियड था इसके अंदर हमको एक चीज़ दिख रही है कि बहुत ही माइल्ड तरह से बेसिकली बात करेगी साहब, ठीक है। क्योंकि कांग्रेस को वही डर था कि हम लोग कोई भी सोशल डिमांड नहीं रखेंगे, हम लोग कोई भी सोशल रिफॉर्म्स की बात नहीं करेंगे साहब, क्योंकि अभी आवश्यकता नहीं है साहब, ठीक है ना। गांधी जी जब आए, गांधी जी ने 1920s के अंदर ये अनटचेबिलिटी का सिन देखा, तो गांधी कहते हैं कि भाई अब कांग्रेस को सोशल रिफॉर्म तो करना ही है, सोशल रिफॉर्म के साथ साथ हम लोग एक स्टेप बढ़ के सोशल सर्विस भी करेंगे साहब, और हम लोग उन लोगों के वहां पे सेवा देंगे जो दूसरे के यहाँ पे सेवा दे रहे हैं साहब, ठीक है ना। जस्ट टू सेट एन एग्जाम्पल, आप समझने की कोशिश करिए गांधी क्या कहते हैं, व्हाट गांधी डिड साहब, है ना। गांधी सेड कि भाई आप दूसरों के घर साफ करते हो, मैं आपका घर साफ करने आऊंगा, और मैं आपके घर में पानी पीऊंगा, आपके घर में भोजन खाऊंगा। इससे दो तीन चीजें होगी। क्यों? क्योंकि लोगों को अनटचेबिलिटी के अंदर जो दिमाग के अंदर जो गंध भरी हुई है, दिमाग के अंदर जो नेगेटिविटी भरी हुई है, वो ऐसे ही जाएगी साहब। अगर मेरे ऐसा बंदा कर रहा है, गांधी कहते हैं कि मैं इतना बड़ा नेशनल लेवल का लीडर, और अनटचेबिलिटी के सामने इस तरह से आवाज बुलंद करूंगा, तो इसकी असर पूरे भारत के ऊपर होगी। दिस विल क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑल ओवर द कंट्री साहब, ठीक है। तो दिस बिकेम द बेसिस, ये पूरा का पूरा आधार बनता है गांधी जी के द्वारा। और गांधी जी बेसिकली आप समझने की कोशिश करोगे तो 1920s तक आते आते, 1920 के दशक तक आते आते बेसिकली ये जो सोशल सर्विस का आयाम है, ये सोशल सर्विस के आयाम के ऊपर अपना बेसिकली अनटचेबिलिटी का जो इशू था उसको हाईलाइट कराते हैं। गांधी कहते हैं कि ये बहुत ही राइट टाइम है, ये बहुत ही राइट पीरियड है कि इसके द्वारा लोगों को इनफैक्ट मोटिवेट किया जाएगा। अब देखो, गांधी जी यहाँ पे आके सोशल सर्विस की बात करते हैं, और गांधी कहते हैं कि समाज को सुधारा जा सकता है समाज की सेवा करके। अगर आप सर्व करोगे तो ऑटोमेटिकली इनफैक्ट आपके यहाँ पे समाज सुधार भी होने की शक्यता थी। अब जो गांधी का अप्रोच था, जो कांग्रेस का अप्रोच था 1920 के बाद बदला, ये अप्रोच से बेसिकली बाबा साहेब आम्बेडकर खुश नहीं थे। बाबा साहेब आम्बेडकर का मानना था कि हमको इसके लिए कोई रेडिकल एग्जाम्पल चाहिए साहब, ठीक है ना। बाबा साहेब आम्बेडकर क्या कहते हैं कि वी नीड अ रेडिकल सॉल्यूशन फॉर दैट, इंडियन सोसाइटी विल नॉट चेंज ऑन इटसेल्फ। भारतीय समाज अपने दम के ऊपर कभी सुधरेगा नहीं। भारतीय समाज के जो लोग हैं उनके दिमाग के अंदर नेगेटिविटी भरी पड़ी है, और बिकॉज उनके अंदर नेगेटिविटी भरी पड़ी है तो दे विल नॉट इंप्रूव ऑन देमसेल्व्स। आप गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो होता क्या है, व्हाट इज हैपनिंग साहब, ठीक है ना। तो वी डू गेट दैट देयर वर क्लास ऑफ पीपल, बहुत सारे क्लास ऑफ पीपल थे, दलित कम्युनिटी के लोग थे। उन लोग को लग रहा था कि भाई हम लोग को इसके अंदर से न्याय नहीं मिल रहा है, वी नीड अ डिफरेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ द दलित कम्युनिटी। हम लोग को न्याय नहीं मिल रहा है, हमारे अधिकार हमको नहीं मिल रहे हैं, हम लोग को बेसिकली ये समाज सुधार करने से कुछ नहीं होगा। आप आके हमारे घर में आके टॉयलेट साफ करके जाओगे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हमको एम्पावरमेंट चाहिए, हमको एजुकेशन चाहिए, हमको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। क्या कहते हैं साहब, ठीक है ना। ये कहते हैं कि आप खाली सिंबॉलिक काम कर रहे हो। गांधी जी को बेसिकली बाबा साहेब ने क्रिटिसाइज किया, और गांधी जी को बेसिकली बाबा साहेब क्रिटिसाइज क्यों करते हैं, क्योंकि बाबा साहेब कहते हैं कि देखो आप है ना महात्मा के रूप में आप सिंबॉलिक एक्शंस ले रहे हो, सिंबॉलिक एक्शन से कुछ नहीं होगा साहब। आप समझने की कोशिश करिए, बहुत इंटरेस्टिंग डाइकोटोमी आपको समझा रहा हूं साहब, ठीक है ना। ये बाबा साहेब कहते हैं कि खाली और खाली सिंबॉलिक जेस्चर्स के द्वारा भारतीय समाज को आप कभी नहीं बदल पाओगे साहब, ठीक है। अगर आपको बदलना है, अगर आपको बदलना है तो आपको बेसिकली कुछ इसका रेडिकल सॉल्यूशन लाना पड़ेगा। आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जहां कानूनी रूप से हमारा बेसिकली प्राधान्य बढ़े साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो एक साइड के ऊपर आप समझने की कोशिश करोगे तो हमको पता चलता है बाबा साहेब आम्बेडकर है। बाबा साहेब आम्बेडकर की बात करेंगे तो उनका अप्रोच अलग है साहब, ठीक है। दूसरी साइड के ऊपर हम लोग बात करते हैं गांधी जी के बारे में साहब। गांधी जी का अप्रोच अलग था साहब। गांधी कहते हैं कि मैं सोशल सर्विस करूंगा, सोशल सर्विस के द्वारा बेसिकली सोशल एनलाइटनमेंट क्रिएट करेगा साहब, समाज के अंदर एक बहुत बड़ी बेसिकली चेतना जगाऊंगा। और जब सामाजिक चेतना जगेगी, एज एंड व्हेन द सोशल एनलाइटनमेंट विल इंप्रूव साहब, तो ऑटोमेटिकली बेसिकली जो माइंडसेट है लोगों के अंदर, लोगों के दिमाग के अंदर जो चीजें भरी हुई है वो बदल दी जाएगी साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। सो व्हाट डू वी फाइंड ओवर हियर, हमको एक चीज पता चल रही है कि ये जो माइंडसेट बदलने की बात थी ये गांधी जी के दिमाग में थी। बाबा साहेब कहते हैं कि भाई हमको न्याय चाहिए, और ये न्याय बेसिकली 3 प्रकार का चाहिए। क्यों 3 प्रकार का चाहिए? क्योंकि हमको पॉलिटिकल राइट्स भी चाहिए, हमको इकोनॉमिक राइट्स भी चाहिए, और हमको सोशल राइट्स भी चाहिए। सोशल राइट बेसिकली जो गांधी है वो दिलवा सकते थे। क्यों? क्योंकि लोगों का माइंडसेट निकलेगा तो ऑटोमेटिकली अनटचेबिलिटी एक पाप के रूप में कंसीडर की जाएगी,
और गांधी जी ने तो कहा था कि ये पाप का प्रकार है साहब, इससे आप दूर रहिएगा साहब। गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो धीरे 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 समाज के अंदर चेतना जगेगी और लोग जो छुआछूत की बातें हैं, छुआछूत का विचार है, वहां से हट जाएंगे और उससे एक स्टेप आगे चले जाएंगे साहब। गेटिंग माय पॉइंट है ना। पर गांधी जी के जो विचार थे उसके साथ बाबा साहब सहमति नहीं रखते थे। बाबा साहब कहते हैं कि चलो भाई, इसके कारण हमारे सोशल जो हायरार्की है वो तो टूट जाएगी, पर आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से हमारा प्रतिनिधित्व कौन करेगा साहब? हम अनटचेबल कम्युनिटी के लोग हैं, हमारा रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा? आप संसद के अंदर बैठते हो, आपके लोग बेसिकली बड़े बड़े काउंसिल्स के परिषद के मेंबर है, पर हमारा क्या साहब? हमारा कुछ नहीं साहब। हमारे लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज कब आएगी? सामाजिक व्यवस्था के तहत साहब। इक्वल अपॉर्चुनिटी के तहत क्या हमारे लड़के, हमारे जो मेंबर्स हैं, ये खाली और खाली लोगों का कचरा उठाने का ही काम करेंगे या कुछ और काम भी करना है हमको साहब? ठीक है। तो बाबा साहेब कहते हैं कि आपका जो रास्ता है वो ठीक नहीं है साहब। गांधी को कहते हैं कि आपका जो रास्ता है वो ठीक नहीं है। सुन लीजिए, गांधी आंबेडकर की डाइकोटोमी बता रहा हूँ, गांधी आंबेडकर का डिफरेंस बता रहा हूँ। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बनते रहते हैं, एवरी ईयर दे हैव दिस क्वेश्चंस, एंड यूपीएससी की तो हैबिट ही है कि यहाँ से अलग अलग प्रकार के गोल गोल घुमा के आपको क्वेश्चन पूछता रहता है। तो आपको इनके जो अप्रोचेस की बात की जाती है वो पता होना चाहिए कि बाबा साहेब का जो माइंडसेट है, बाबा साहेब का जो अप्रोच है, कुछ अलग ही प्रकार का है। और बाबा साहेब बेसिकली इसके लिए एक अलग डायमेंशन, अलग थॉट के साथ चलवाने की बात करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो व्हाट इज हैपनिंग, हमको क्या दिख रहा है साहब? जब हम लोग बाबा साहेब आम्बेडकर और गांधी जी की बात करते हैं, व्हेन वी कंपेयर दिस थॉट्स एंड आइडियाज ऑफ बाबा साहेब आम्बेडकर एंड गांधी जी, तो इन दोनों के बीच में काफी डिफरेंस थे। गांधी सामाजिक रूप से चेतना जगा के बेसिकली बात करते थे। इनफैक्ट इसी के कारण गांधी कहते भी है साहब, अनटचेबिलिटी पाप है उसको हट जाएगी। पर गांधी जी के साथ प्रॉब्लम यह था कि गांधी बिलीव्ड इन द वर्ण सिस्टम। गांधी क्या कहते थे? वर्ण प्रथा के अंदर बिलीफ रखते थे साहब। एंड बिकॉज ये वर्ण प्रथा में बिलीफ रखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? व्हाट विल इट लीड टू साहब? दिस विल लीड टू मोर इश्यूज, दिस विल लीड टू, क्योंकि वर्ण सिस्टम के अंदर आप देखिए कि 4 वर्ण आएंगे साहब, ब्राह्मण होएगा, क्षत्रिय आएगा, वैश्य आएगा, शूद्र आएगा साहब। अब गांधी जी का मानना यह था कि वर्ण सिस्टम के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे, इससे डिवीजन ऑफ लेबर होगा साहब। लोग अलग अलग प्रकार का काम करेंगे और इसके सब लोग को काम भी मिल जाएगा और सब लोग अलग अलग प्रकार का काम कर पाएंगे साहब। ठीक है। प्रॉब्लम यह था कि वर्ण के अंदर जब हायरार्की क्रिएट हो गई है, ऑलरेडी वर्ण के अंदर ऑलरेडी रिजिडिटी आ गई है, जो वर्ण के अंदर बैठा है वो ऊपर नहीं जा पा रहा है। शूद्र कभी वैश्य नहीं बन पा रहा है, वैश्य कभी क्षत्रिय नहीं बन पा रहा है, क्षत्रिय कभी ब्राह्मण नहीं बन पा रहा है साहब। ठीक है। तो आप किस तरह से वर्ण के अंदर बेसिकली ये सबको न्याय दिला पाओगे? इसके लिए तो बेसिकली बाबा साहेब कहते हैं कि भाई ये जो जाति प्रथा है, जिसे हम लोग कास्ट कहते हैं, उसका एनिहिलेशन बहुत जरूरी है। जब तक आप इसको एनिहिलेट नहीं कर पाओगे तब तक आपको इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा साहब। गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो दिस इज द प्राइम रीजन। ये चीज हमारे लिए बहुत प्राइमरी हमको पता चलती है कि बाबा साहेब ने बहुत रेडिकल सॉल्यूशन मांगे। और बाबा साहेब बेसिकली जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो रहा है तो इसमें भी अपने समाज के लोगों को यही कहते हैं कि देखो, कांग्रेस आपको न्याय नहीं दिलाएगी। गांधी जी जो समाज सुधार की बात कर रहे हैं उससे हमको न्याय नहीं मिलेगा, उससे शायद हो सकता है कि थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन कम हो जाए। There can be a possibility that the discrimination might reduce after this, but this will not give us the complete, I would say, the justice and the complete rights that we are demanding साहब। Getting my point है ना। तो what is happening साहब? अनटचेबिलिटी के राइट्स, अनटचेबिलिटी कम्युनिटी के जो दलित कम्युनिटी के जो आपके आयाम थे, उनकी जो मांगे थी, वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बहुत प्रोमिनेंट पॉइंट के ऊपर उभर के आएगी साहब। गेटिंग माय पॉइंट है ना। इनफैक्ट जो दलित कम्युनिटी के लोग थे उनको लग रहा था कि हमारी शिक्षा व्यवस्था का क्या, हमको इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी साहब। गेटिंग माय पॉइंट। सो व्हाट इज हैपनिंग, हमको पता चलता है कि जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलता है, when the civil disobedience movement started, there were many Dalit groups they started disorganizing themselves साहब। ठीक है। CDM और इसके पहले के टाइम के अंदर बेसिकली इन्होंने CDM के पहले के टाइम के अंदर अपने आप को ऑर्गेनाइज किया और इन्होंने 3-4 डिमांड की साहब। ठीक है। अब गांधी जी का रास्ता कैसा था? गांधी जी तो बहुत क्लियर करते हैं कि मैं लोगों का अवेयरनेस फैला दूंगा, लोगों को समझाऊंगा कि आप यहाँ पे भेदभाव मत कीजिए साहब। पर रियलिटी है कि लोगों के दिमाग के अंदर चीजें जाएगी नहीं साहब। गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो इसका एक दूसरा आयाम निकला गया। दूसरा आयाम यह निकाला गया कि द दलित इंस्टीट्यूशन जो थे, इन्होंने बेसिकली मांग की कि हमारे बच्चों को शैक्षणिक संस्थाओं के अंदर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर सीट्स रिजर्व करके दो। प्लीज गिव अस दी रिजर्व सीट्स इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोमिनेंट पॉइंट आपको इनके अंदर से दिखेगा। समझने की बात करिए, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड साहब। ठीक है ना। व्हेन दे आर डिमांडिंग द सीट्स दैट आर रिजर्व्ड साहब, इससे क्या फर्क पड़ेगा? व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ दैट साहब?
यू सी कि इनफैक्ट ये गांधी के पर्सपेक्टिव में कहीं मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि गांधी का तो बहुत क्लियर कट मानना था। क्या मानना था गांधी का? कि भाई मैं तो जाके लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाऊंगा, मैं कहूंगा कि अनटचेबिलिटी इज अ सिन, ज्यादा से ज्यादा मैं एक सोशल सर्विस के रूप में इनफैक्ट जो जो लोग दूसरा का घर साफ कर रहे हैं मैं उनका घर जाके साफ करके आऊंगा, टॉयलेट साफ करके आऊंगा, स्वीपर कम्युनिटी का, और भारत में इनफैक्ट है ना अनटचेबिलिटी खत्म हो जाएगी। बाबा साहेब जैसे लीडर्स कहते हैं कि नहीं भाई वैसे नहीं होगी साहब, ठीक है, हमको शिक्षा मिलनी चाहिए, आधुनिक शिक्षण के अंदर हमको तक मिलना चाहिए, हमारी बेसिकली जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो हो ही नहीं रही है, हमको सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिलना चाहिए। अब देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग आपको एक कैच दिखा रहा हो साहब, है ना। आज हम लोग यही पढ़ेंगे, विल बी डिस्कसिंग ओनली ऑन दिस पॉइंट ओनली, और इसमें पूरा आपको एक ओवरऑल पिक्चर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब व्हाट डू मीन बाय द टर्म सेपरेट इलेक्टोरेट्स, आप समझने की कोशिश करिए ये शब्द क्या है साहब, ठीक है ना। और इन्होंने क्यों कहा है कि हमारे दलित मेंबर्स के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए साहब, जो बेसिकली लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो व्हाट इज हैपनिंग, हमको पता चल रहा है कि जो पूरा का पूरा अप्रोच था गांधी का समाज सुधार को लेके और दलित का या अनटचेबिलिटी को लेके, बेसिकली उसमें बहुत सारा आपको डिफरेंसेस दिखेगा साहब। बाबा साहेब कहते हैं कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इज अ मस्ट टू आई वुड से काउंटर द अनटचेबिलिटी। जो पूरा का पूरा विचार है अनटचेबिलिटी का, उसमें अगर आपको काउंटरिंग चाहिए तो हम लोग को बेसिकली पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। अब देखो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे मिल सकता है, हाउ समवन कैन गेट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन साहब। तो बेसिकली ये जो आपकी दलित कम्युनिटी के जो लीडर्स थे साहब, जो भी बेसिकली दलित ऑर्गेनाइजेशंस थे, इन लोगों की एक डिमांड ये थी कि हम लोगों के लिए सीट्स रिजर्व कर दी जाए साहब, ठीक है। तो भारत के अंदर ब्रिटिश राज के समय पे बहुत सारी आपकी काउंसिल्स हुआ करती थी। यू माइट बी अवेयर कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड साहब, जब भारत के ऊपर ब्रिटिश रूल कर रहे थे, तो उस समय के दौरान एक तो 1919 में कानून पास किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, नाम सुना होगा आपने साहब। या इसके पहले बेसिकली आपको मिलेगा मॉर्ले मिंटो के रिफॉर्म्स, जो 1909 के अंदर पास किए गए थे, 1909 के अंदर साहब। या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसी को ही हम लोग मॉन्टेव्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं, मॉन्टफोर्ड के रूप में पहचानते हैं, जो 1919 के अंदर आए थे साहब, ठीक है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के अंदर अगर आपको याद होगा, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा, तो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए इनफैक्ट सीट्स रिजर्व करने की बात की गई है। अंडर दी मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स द मुस्लिम कम्युनिटी वॉज हैविंग द राइट्स टू रिजर्व द सीट्स फॉर देमसेल्व्स साहब, ठीक है। और इनकी खासियत ये थी कि यहाँ पे इनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स भी दिए गए थे। ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स के तहत क्या होता है साहब, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ मैं। इसमें खासियत ये रहती है कि यहाँ पे जो कैंडिडेट होगा, जो सीट होती है काउंसिल्स के अंदर, जो बेसिकली ब्रिटिश परिषद थी, राज्यों के अंदर भी थी, केंद्र के अंदर भी थी, वहाँ कैंडिडेट खाली और खाली मुस्लिम ही होना चाहिए साहब। तो आपकी सीट रिजर्व हो गई साहब, वो सीट के ऊपर चुनाव लड़ने का अधिकार खाली और खाली एक मुस्लिम व्यक्ति के होना चाहिए। इनफैक्ट वहां पे जो वोटर्स भी होंगे, जो चुनाव के अंदर जो वोट डालने वाले लोग हैं, वो भी, और आप देखोगे तो खाली और खाली मुस्लिम ही होंगे। मतलब सादी भाषा में आप समझने की कोशिश करिए, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, आप पूरी की पूरी एक चीज को समझिए कि वोटर्स और कैंडिडेट के लिए एक विशेष धर्म आधारित आपने अलग पूरी की पूरी एक चुनाव की प्रक्रिया क्रिएट की, और इसी को ही हम लोग कम्युनल इलेक्टोरेट्स के रूप में पहचानते हैं। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, कम्युनल इलेक्टोरेट्स के रूप में पहचानते हैं। दिस इज नोन एज सेपरेट इलेक्टोरेट साहब, है ना, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के रूप में हम लोग इसको पहचानते हैं। कि देखिए कि आप धर्म आधारित चुनावी प्रक्रिया के अंदर भारत के अंदर सामाजिक भेदभाव कर रहे हो साहब। 1909 में मुसलमानों के लिए ये चीज की गई थी। इन द ईयर 1909 द मुस्लिम्स वर गिवन द सेपरेट इलेक्टोरेट साहब, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। 1919 की बात करेंगे, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स की बात करेंगे, तो यही चीज पारसी कम्युनिटी के लिए भी दी गई, यही चीज सिख लोगों के लिए भी दी गई, यही चीज एंग्लो इंडियंस के लिए भी दी जाती है। द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी was also given this kind of political representation, उनकी सीट रिजर्व हो जाती थी, और वहां पे जो वोटर्स होते थे वो वोटर्स भी खाली और खाली उनके विशेष प्रकार के लोग ही होंगे साहब। 1930 तक आते आते 1930s तक आते आते भारत के अंदर जो दलित कम्युनिटी के लोग हैं ये कहते हैं कि हमारी सीटें भी रिजर्व करो, और यहाँ पे वोटर्स होंगे वो भी, और खाली कौन होना चाहिए साहब, दलित ही होने चाहिए साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो वो सीट के ऊपर जो लोग वोट देने आएंगे, वो सीट के अंदर जो चुनाव होगा वो भी दलितों का चुनाव होगा, जहां वोट करने वाले लोग होंगे वही दलित कम्युनिटी के लोग होंगे। दो कैंडिडेट्स अगर दलित कम्युनिटी से चुनाव लड़ रहे हैं
और जो वोट करने आएंगे वो भी बेसिकली दलित ही होंगे। मतलब सारी भाषा में आप देखोगे तो ये एक विशेष प्रकार की कम्युनल रिप्रेजेंटेशन थी जो भारतीय शासन व्यवस्था के तहत अगर आप देखोगे तो आपको लॉर्ड मिंटो के द्वारा शुरू की हुई दिखेगी साहब, ठीक है ना। तो लॉर्ड मिंटो 1909 के समय पे ये सामाजिक प्रक्रिया के आधारित जो चुनावी प्रक्रिया के अंदर परिवर्तन लाता है वो यही बदमाश था साहब, ठीक है। ये मिंटो की बदमाशी के कारण ही भारतीय समाज पूरी तरह से टूट रहा था। 1930 के दशक के दौरान ये हुआ कि डिप्रेस क्लासेस के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस थे जिन्होंने ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड की। इन्होंने कहा कि भाई नहीं, हमारा समाज अलग है, हमारा समाज पिछड़ा हो गया है, हमको राजकीय रूप से हक तभी मिलेगा, हमको राजकीय रूप से अधिकार तभी मिलेंगे जब हमारे समाज के अंदर चुनावी प्रक्रिया के अंदर कैंडिडेट भी अलग होगा, वोटर्स भी अलग होगा और वही लोग वोट करेंगे और वो लोग चुनाव में जीत के आएंगे। चुनाव में जीत के आएंगे तो हम लोग की रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगी। एक संसद के अंदर बेसिकली अगर बहुत सारे लोग बैठ रहे हैं, एक संसद है बेसिकली, ये संसद के अंदर, चलो ये आपकी स्पीकर की कुर्सी हो गई साहब, ठीक है, और ये आपके बहुत सारे एरियाज है जहां पे लोग बैठ रहे हैं, देयर आर मेनी पीपल हु आर सिटिंग ओवर हियर साहब, ठीक है ना। ये आपकी लॉबी हो गई साहब, दिस इज द लॉबी साहब, ठीक है। तो एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, 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 सम पर्सन्स आर सिटिंग ओवर हियर साहब, ठीक है ना। कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, देयर आर सम पर्सन्स हु आर सिटिंग ओवर हियर साहब, ठीक है ना। कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो हमारे लिए सीट्स रिजर्व होनी चाहिए, और ये सीट्स कैसे रिजर्व होगी साहब, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, ये सीट रिजर्व होगी ऑन द बेसिस ऑफ दी और कम्युनिटी साहब, गेटिंग माय पॉइंट। तो उन्होंने कहा कि भाई हम लोग के लिए कुछ सीट्स रिजर्व कर दो, जैसे यहाँ पे बेसिकली ये इतनी सीटें हैं, ये जो मार्क कर रहा हूँ मैं येलो वाला, दिस सीट्स विल बी रिजर्व फॉर दी दलित कम्युनिटी साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो सीट्स तो रिजर्व करनी है, चलो कोई बात नहीं साहब, सीट्स रिजर्व करके दो, उसमें कोई बात नहीं है। पर आप क्या कर रहे हो कि जो वोटिंग प्रोसेस है उसमें भी भेदभाव कर रहे हो, और खाली वो सीट के लिए जो चुनाव के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले लोग होंगे वो भी खाली दलित ही होंगे और किसी को राइट्स ही नहीं दिए। मतलब ये तो कैसा है साहब, है ना, ये तो बहुत ही गलत प्रकार का भेदभाव है साहब। पर ब्रिटिश ने बेसिकली ये चीज बहुत मानी, ब्रिटिशर्स ने इस तरह से भारतीय समाज व्यवस्था को बेसिकली तोड़ा साहब, ठीक है। तो कुछ कुछ जगह के ऊपर आप देखोगे तो दलितों ने डिमांड की कि हमको दे दो। उसी तौर के ऊपर कुछ सीट आप देखोगे तो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए थी साहब, कुछ सीट अगर आप देखोगे तो पारसी कम्युनिटी के लिए थी साहब, है ना, कुछ सीट आप देखोगे तो सिख कम्युनिटी के लिए थी। तो होता क्या था कि पूरी की पूरी एक परिषद है, देयर इज अ होल काउंसिल, जहां 100-200 इंडियन मेंबर्स का चुनाव होता था। वहां ज्यादातर सीट्स बेसिकली ब्रिटिशर्स डिवाइड एंड रूल के तहत इंडिया की सोसाइटी के अंदर जो अलग अलग पाक थे, अलग अलग बेसिकली लोग थे, उनके लेके ये लोग रिजर्वेशन दे देते थे साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो अब देखिए क्या हो रहा है साहब, इनको ऐसा मानना था, दे बिलीव्ड दैट अगर हमको सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिले, अगर हमको सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिले तो हमारी सोशल डिसेबिलिटीज खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट विल रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द सोशल डिसेबिलिटीज। सामाजिक रूप से जो भेदभाव हो रहा है वो राजकीय रूप से जब जब एम्पावरमेंट मिलेगा तो धीरे 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 ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस की वी सी दैट बहुत सारे दलित ऑर्गेनाइजेशंस ने कहा कि कांग्रेस हमारी कोई प्रतिनिधित्व नहीं कर रही है। कांग्रेस तो ऊपर से आप देखोगे तो हिंदू सवर्ण लोगों की पार्टी है साहब, जो हाई कास्ट लोगों की पार्टी है, और कांग्रेस ने तो हमारी कभी मांग भी नहीं स्वीकारी है कि हम लोग को पॉलिटिकली आगे आना चाहिए, एजुकेशनली आगे आना चाहिए। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, सीडीएम जब होता है, समझने की बात करिए साहब, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट साहब, ठीक है। तो जब सीडीएम होता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है, तो इसके अंदर दलित ऑर्गेनाइजेशंस ने इनडायरेक्टली अपना जो पार्टिसिपेशन था वो बेसिकली डिक्लेयर कर दिया और कहा कि भाई हम क्यों भागीदारी करें, ये आंदोलन तो बेसिकली कुछ लोगों के हाथ में कंट्रोल्ड है और ये लोग हमको कभी न्याय नहीं दिलाएंगे, ये लोग कभी हमको राजकीय रूप से आगे नहीं आने देंगे, ये लोग बेसिकली हम लोग के साथ जो सामाजिक भेदभाव है वो तो होता ही रह रहा है, तो उसमें तो हमको कोई सॉल्यूशन मिल नहीं रहा है साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी सी दैट द दलित पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज देयरफॉर लिमिटेड साहब, ठीक है। अब देखिए ये आपको पता चलता है कि आपको असर्शन एंड रीजनिंग का जो क्वेश्चन आता है ना वो यहाँ से आता है, यूपीएससी कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन निकल जाता है साहब, और डायरेक्टली क्वेश्चन निकलता है कि भाई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर दलित पार्टिसिपेशन बढ़ा था कि कम था साहब। कभी कभी स्टेटमेंट को फॉर्म के अंदर क्वेश्चन आता है और हमको पता ही नहीं होता है कि भाई ये क्या कहना चाहता है, व्हाट डज इट मीन टू से साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये थोड़ी बहुत पॉइंट आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जो सिविल सीडीएम जब हुआ पूरे भारत के अंदर, उसमें जहाँ जहाँ महाराष्ट्र और नागपुर वाला रीजन है जहाँ पे बाबा साहेब आम्बेडकर का प्रभाव था,
वो बेसिकली काफ़ी इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे साहब, गेटिंग अ पॉइंट, है ना। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि दलित पार्टिसिपेशन आपको ज़्यादा नहीं दिखेगा। महाराष्ट्र नागपुर वाले रीजन में तो ऑलरेडी इनफैक्ट आपके यहाँ पे जो दूसरी रीजनल फोर्सेस थी उन्होंने भी काफ़ी सारा प्रभाव डाला था, और CDM उसके कारण थोड़ा कमज़ोर रहेगा, आपको एक चीज़ मिलेगी। और उसमें बाबा साहेब आम्बेडकर जो है, जिन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन, ये याद रखेगा, प्लीज़ रिमेंबर द फैक्ट, डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन कब बनाई थी साहब, ठीक है ना। तो ये फैक्ट हो गई आपके लिए, आपको यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा प्रीलिम्स के अंदर कि ये बॉडी किसने बनाई थी या कब बनाई थी, किस तरह से बनती है, ये भी क्वेश्चन आते रहते हैं। अब देखिए क्या होता है, बाबा साहेब 1930 तक आते आते ही बिकेम वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ द डिप्रेस क्लास कम्युनिटी इन इंडिया साहब, ठीक है। और वो पूरे भारत के अंदर मांग कर रहे थे कि भाई देखिए हमारे जो डिप्रेस क्लासेस है, हमारा जो दलित वर्ग है साहब, जो अनटचेबल कम्युनिटी के लोग हैं साहब, जिनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनका पॉलिटिकल राइट्स का हमको सॉल्यूशन दिया जाए, इट शुड बी, वी शुड गेट द सॉल्यूशन साहब, ठीक है। अब हुआ क्या कि जब सेकंड RTC होती है, अगर आपको याद होगा तो हमने पिछले क्लास के अंदर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बारे में डिस्कस किया था कि नहीं किया था साहब, ठीक है ना। तो इफ़ यू आर एबल टू रिकॉल, मैंने आपको बताया था कि 1930 के अंदर जब आंदोलन शुरू हुआ, और करीबन इनफैक्ट आपको याद होगा तो दिसंबर 1931 के अंदर दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी, सेकंड RTC, वी हैव डिस्कस ना। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको टाइमलाइन भी बता रहा था, अगर आपको याद है तो मैं आपको जस्ट यहाँ कर देता हूँ टाइमलाइन साहब, ठीक है ना। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि दिसंबर 1931 तक आते आते, दिसंबर 1931 तक आते आते सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। अब आप देखने की कोशिश करिए कि एक साइड के ऊपर भारत में या लंदन के अंदर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, दूसरी साइड के ऊपर हमको पता चल रहा है कि बाबा साहेब आम्बेडकर कह रहे हैं कि भाई हमारे समाज के लिए जो प्रतिनिधित्व की बात हो रही है, जिसे हम लोग सेपरेट इलेक्टोरेट्स कहते हैं, वो तो हम लोग लेके रहेंगे साहब, ठीक है ना। हम लोग चाहते हैं कि हमारे समाज का अलग से रिप्रेजेंटेशन हो, हम लोग चाहते हैं कि हमारे समाज को अलग वोटिंग राइट्स मिले, हम लोग चाहते हैं कि हमारी सीट्स रिजर्व की जाए साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। अब गांधी इसके अगेंस्ट में थे। गांधी का मानना यह था कि आप कम्युनिटी बेस्ड वोटिंग कराओगे। कम्युनिटी बेस्ड वोटिंग का मतलब क्या है कि आपने मुसलमानों के लिए अलग व्यवस्था खड़ी की है साहब, आपने बेसिकली पारसियों के लिए अलग व्यवस्था की है, आपने इनफैक्ट आप समझने की कोशिश करिए कि जो सिख समाज है उसके लिए अलग से व्यवस्था क्रिएट की है साहब। तो इससे तो क्या होगा कि भारतीय समाज और टूटेगा साहब, है ना। मुसलमानों को 1909 के अंदर आपने सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए, उनके कैंडिडेट और उनके वोटर्स को आपने सिलेक्ट कर दिया, उसी तौर के ऊपर 1919 तक पारसी, सिख और एंग्लो इंडियंस को कर दिया। तो ये तो गलत ही चीज़ है साहब, दिस इज गोइंग रॉन्ग साहब, गेटिंग अ पॉइंट, है ना। तो हुआ ये कि 1932 तक आते आते, 1932 तक आते आते, या 1931 का आप पकड़ के चलिए, दिसंबर महीना है, और 1931 के दिसंबर महीने के अंदर अगर आपको याद होगा तो ये लोग बेसिकली सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन जाते हैं साहब। गांधी भी जाएंगे क्योंकि गांधी ने इरविन के साथ करार किया था साहब, ठीक है। तो ये जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब ये लोग लंदन गए, व्हेन दे वेंट टू लंदन, तो लंदन के अंदर चर्चा चली। अब चर्चा के अंदर आप समझने की कोशिश करिए कि ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है साहब, यहाँ पे ब्रिटिश सरकार बैठी हुई है, यहाँ पे बेसिकली आम्बेडकर बैठे हुए हैं, यहाँ गांधी बैठे हुए हैं, यहाँ मुस्लिम लीग के मेंबरान हैं, यहाँ लिबरल पार्टी के हैं, यहाँ हिंदू महासभा है, यहाँ अदर लोग हैं, यहाँ बेसिकली कोई चंगो मंगो ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं साहब, ठीक है। अब आम्बेडकर ने कहा कि भाई देखिए हमारा प्रपोजल एक क्लियर कट है, और ये प्रपोजल में हम लोग मांग रहे हैं कि हम लोग को सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिलने चाहिए, हम लोग के लिए अलग से राजकीय व्यवस्था क्रिएट करनी चाहिए साहब, ठीक है। गांधी कहते हैं कि नहीं भाई, तुमको क्यों दे, तुम तो हमारे हिंदू समाज के ही पार्ट हो, तुम्हारे साथ जो भेदभाव हो रहा है वो तो मैं आंदोलन करके ही खत्म करवा दूंगा, तुम उसकी फिक्र मत करो साहब। अगर तुम यहाँ सेपरेट इलेक्टोरेट्स लेते हो, मतलब ब्रिटिश लोग हमारी जो हिंदू सोसाइटी है, भारतीय समाज जो है, जिसके अंदर जो यूनिटी है, उसके अंदर क्या करेंगे साहब, डिवाइड एंड रूल करने का काम करेंगे, समझे कि नहीं समझे, है ना। तो दिस इज द प्राइम रीजन, ये एक आपका बहुत मुख्य कारण हमको उस दौरान मिल रहा है कि गांधी जी इसके अगेंस्ट में थे। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर आम्बेडकर जी ने जब अपना प्रपोजल दिया, तो गांधी और आम्बेडकर के बीच में काफ़ी बहस भी इसको लेके हुई, क्योंकि आम्बेडकर हमेशा इसके फेवर में रहे हैं कि भाई देखिए हमारा राजकीय जब तक प्रतिनिधित्व नहीं होगा हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे साहब, गेटिंग अ पॉइंट, है ना। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस की एनसीईआरटी यहाँ लिखती है कि जब आम्बेडकर और गांधी लंदन के अंदर मिलते हैं, आम्बेडकर क्लैश्ड विथ महात्मा गांधी एट द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाय डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द दलित, है ना। तो अभी मैंने आपको यही चीज समझाने की कोशिश की कि आम्बेडकर जी के जो विचार थे वो गांधी से काफी विपरीत थे, उनके विचार काफी अलग हुआ करते थे। अलग होने का कारण भी मैंने आपको समझाया कि अलग क्यों थे साहब।
वाई आम्बेडकर थॉट डिड नॉट मैच विद गांधीज थॉट साहब, है ना। तो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आम्बेडकर के जो विचार गांधी के साथ नहीं मिल पाए, उसके पीछे के बहुत सारे कारण आपको दिख जाएंगे, क्योंकि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की जो मांग है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स का जो इश्यू है, ये बहुत प्रोमिनेंट इश्यू था जो गांधी नहीं चाहते थे साहब। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। अब देखिए ब्रिटिशर्स यहाँ बहुत स्मार्ट निकल जाते हैं, द ब्रिटिश वो वेरी स्मार्ट साहब, ठीक है ना। व्हाट द ब्रिटिश डिड, ब्रिटिशर्स को पता चला कि भाई देखो यहाँ गांधी और आम्बेडकर के बीच में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर चर्चा चल रही है साहब, ठीक है। ब्रिटिश कितने स्मार्ट निकल गए साहब, ठीक है। आम्बेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स मांगे, गांधी ने कहा नहीं 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 मिलने चाहिए आपको, ठीक है। जब ये कोर्ट, ये जो बॉल है ये ब्रिटिश कोर्ट में जाता है, ब्रिटिश अधिकारियों के पास ये मैटर गई, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पास गई। ब्रिटेन ने देखा कि यार अगर इन लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट्स देते हैं, दलित कम्युनिटी के लोगों को साहब, तो इससे दो फायदा होगा। क्यों? क्योंकि एक तो कांग्रेस के अंदर जो दलित पीपल है साहब, जो दलित सपोर्टर्स है, वो कांग्रेस से अलग हो जाएंगे साहब, सिंपल चीज है। क्योंकि उन लोग की जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो अब अलग हो गई है, और उनके नेता बेसिकली आम्बेडकर जी, इनफैक्ट उनकी मास अपील भी बहुत हुआ करती थी साहब। इससे कांग्रेस का सोशल बेस भी टूटेगा, सामाजिक आधार भी टूटेगा, और इसके कारण क्या होगी, कांग्रेस कमजोर होगी, कांग्रेस विल गेट वीक साहब। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये बहुत बड़ी साजिश थी, ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी। 1931 में दिसंबर महीने के अंदर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बहुत सारी चर्चाएं चली। अंबेडकर जी ने प्रश्न रखा था, गांधी ने मना कर दिया था। ब्रिटिश सरकार इतनी शानी निकलती है, 1932 के तक आते आते, 1932 तक आते आते, बाय द ईयर 1932 और सितंबर 1932 तक आते आते, ब्रिटेन के तात्कालिक प्रधानमंत्री थे रामसे मैकडोनाल्ड, ये याद रखेगा साहब, ठीक है। रामसे मैकडोनाल्ड जो हुआ करते थे, इनकी अध्यक्षता में बेसिकली जो डिप्रेस क्लासेस के लोग हैं, डिप्रेस क्लासेस के लिए, मतलब जिसे लिए दलित शब्द यूज किया गया है, अंबेडकर इसको डिप्रेस क्लासेस शब्द यूज करते थे, इनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की रचना कर दी जाती है। आप समझने की कोशिश करिए साहब, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड साहब, ठीक है ना। तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर, हमको क्या दिख रहा है साहब, ठीक है। रामसे मैकडोनाल्ड कहते हैं कि भाई देखिए, आई एम रेडी टू गिव दिस डिप्रेस क्लासेस द सेपरेट इलेक्टोरेट साहब, मैं यहाँ पे इनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स देने के लिए तैयार हूँ साहब। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। अब गांधी को पता चला कि भाई देखिए सरकार ने मजाक मजाक के चक्कर में रजाक कर दिया है साहब, हमारा पूरा का पूरा पॉलिटिकल पट्टा कटवाने की कोशिश हो रही है, भारत का हिंदू सोसाइटी, हिंदू समाज के लोगों के अंदर बंटवारा करने की बात हो रही है। क्यों बंटवारा साहब? क्योंकि इनको जब आप सेपरेट इलेक्टोरेट्स दोगे, मतलब ये होगी कि बंटाधार हो गया, आपकी जो मूवमेंट है वो कमजोर हो जाएगी और कांग्रेस और कमजोर होगी, क्योंकि कांग्रेस को जो दलित सपोर्टर्स गांधी के कारण मिल रहे थे वो पूरी तरह से टूट जाएंगे साहब, ठीक है। तो अंबेडकर जी के इंटेंशन अच्छे थे, पर गांधी का मानना यह था कि अगर ये हो गया, अगर ये पूरी तरह से हो जाता है तो बहुत इश्यू क्रिएट होगा साहब। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो होता यह है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसीडर्ड द अंबेडकर्स डिमांड, याद रखेगा साहब, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट 1932 के अंदर अगस्त महीने तक आते आते, 1932 तक आते आते अंबेडकर जी की जो डिमांड है वो स्वीकार कर देते हैं, ही एक्सेप्टेड साहब, ठीक है। और कहते हैं कि भाई देखिए हम आपकी डिमांड को एक्सेप्ट करते हैं, आपको अलग से चीजें देखिए। अब गांधी जी को पता चला कि भाई साहब ये तो प्रॉब्लम हो गई, तो गांधी जी उसके बाद है ना हड़ताल के ऊपर उतर गए, और उनका एक ही हड़ताल चलता था, उनका रामबाण एक जैसी चीजें चलती थी, जिसे हम लोग कहते हैं फास्ट अनटू डेथ। मतलब क्या है साहब, कि मैं उपवास के ऊपर उतर जाऊंगा जब तक मेरी जान ना जाए साहब, ठीक है ना। और गांधी बहुत क्लियर कट पर्सपेक्टिव में मानते थे कि अगर आपने दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिया, दिस विल स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन इनटू द सोसाइटी। इनफैक्ट गांधी का क्लियर कट मानना था कि इनकी एक अलग पॉलिटिकल आइडेंटिटी जैसे ही बनेगी तो उसके बाद जो भारतीय समाज है वो पूरी तरह से बट जाएगा, क्योंकि जैसे अंग्रेजों ने मुसलमान को अलग तरह से बांटा है, द ब्रिटिश डिवाइडेड द मुस्लिम कम्युनिटी इन सच अ वे, उसी तौर के ऊपर बेसिकली भारत की हिंदू समाज के साथ भी ये होगी साहब, ठीक है। तो गांधी इसके सामने बहुत अड़ जाता है। गांधी कहते हैं कि नहीं भाई ठीक है, आई विल डू एनीथिंग टू स्टॉप दिस होल इश्यू, मैं इसको कैसे भी करके स्टॉप कर दूंगा, मैं इसको नहीं चलाऊंगा साहब, ठीक है। तो 1932 के अंदर बेसिकली ये सब बहुत घटनाएं हुई। आखिर के अंदर गांधी जी इतना हड़ताल करते, और गांधी उस टाइम पे जेल में हुआ करते थे साहब, ठीक है। तो पुणे के अंदर अगर आपको पता होगी, यरौड़ा करके जेल है साहब पुणे के अंदर, वहां पे गांधी जी थे साहब, ठीक है। तो गांधी जेल के अंदर हड़ताल कर देते हैं। तो इतनी बड़ी हड़ताल करते हैं, अंबेडकर जी के ऊपर फिर प्रेशर क्रिएट किया गया कि भाई देखिए एक काम करिए, हम लोग इसका कोई सॉल्यूशन लाते हैं। और कांग्रेस के बहुत सारे लीडर थे जो जेल के बाहर थे, जो अंबेडकर के साथ डिस्कस करते हैं और उनको समझाते हैं कि चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग एक लेके आते हैं साहब। वो ये है कि आपके लिए सीट्स रिजर्व करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है,
पर वहां पे इलेक्टोरेट सेपरेट नहीं होगा, आपका जो वोटिंग होगा वहां सब कोई इंसान वोट कर पाएगा, पर सीट्स आपके लिए रिजर्व कर देंगे साहब, ठीक है। तो भारत की जो उस टाइम पे राज्यों की विधानसभा थी, जिसे हम लोग कहते हैं प्रोविंशियल काउंसिल साहब, गेटिंग माय पॉइंट है ना। प्रोविंशियल काउंसिल्स के अंदर बेसिकली जो चुनाव होते थे उसमें दलित जो सीट्स थी माइनॉरिटी के साथ साथ आपकी डिप्रेस क्लासेस के लिए सीट्स अलग कर दी गई, और साथों साथ अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आपकी जो सेंट्रल असेंबली थी, मतलब जो केंद्र की सभा थी साहब, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, वहां पे भी बेसिकली इनकी सीट अलग कर दी जाती है, सीट्स रिजर्व की जाती है, बट आपका जो वोटिंग होगा वो जनरल इलेक्टोरेट के रूप में होगा। वोटिंग जनरल इलेक्टोरेट का मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे आज वोटिंग होता है वैसे आज भी अगर आपने देखा होगा प्रेजेंट डे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए सीट्स रिजर्व होती है कि नहीं होती है साहब, ठीक है। इवन इन द पार्लियामेंट वी डू फाइंड द रिजर्व सीट्स फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, whatever may be the reservation ratio, we see that the people who live in that constituency, जो भी प्रजा वहां पे रह रही है उन सबके पास वोटिंग राइट होते हैं वहां पे साहब, ठीक है। नाम आपका वहां पे होना चाहिए। यही चीज बेसिकली 1932 के अंदर फाइनली की गई। गांधी जी ने बेसिकली अंबेडकर जी को कन्विंस कराया कि देखो हम आपके रिप्रेजेंटेशन के अगेंस्ट में नहीं है, हम वो चीज के अगेंस्ट में है जहां ब्रिटिशियर्स यहाँ पे वोटर्स को भी अलग कर रहे हैं और पूरी तरह से इंडिया की सोसाइटी को डिवाइड कर रहे हैं। लेटर ऑन 1932 के अंदर गांधी जी और अंबेडकर के बीच में करार हुआ, जिसे हम लोग पूना पैक्ट के रूप में पहचानते हैं। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पैक्ट इनटू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये पूना पैक्ट के बाद जो दलित कम्युनिटी है उसको जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिला था वो खत्म हो गया। डिप्रेस क्लासेस या बेसिकली इसी को ही शेड्यूल कास्ट के रूप में आज की तारीख में पहचानते हैं, इनके लिए फिर प्रोविंशियल और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर इनके लिए सीट्स अलग से रखी जाती है साहब। इट गेव द सीट्स रिजर्व्ड सीट्स फॉर द डिप्रेस क्लासेस एंड दे वर वोटेड इन द जनरल इलेक्टोरेट। मतलब बेसिकली वहां पे वोटिंग राइट्स होंगे, वो किसके होंगे, वोटिंग राइट हर एक कम्युनिटी के होंगे, सब वहां पे वोट कर सकते हैं, बट वहां पे सीट्स जो होगी वो चुनाव लड़ने का अधिकार जहां जहां ये डिप्रेस क्लास के लिए होगा साहब, ठीक है। अब देखिए पूना पैक्ट होता भी है, इंस्पाइट ऑफ पूना पैक्ट डन साहब। पूना पैक्ट के बाद भी हमको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे जो दलित कम्युनिटी थी उनको कांग्रेस के प्रति जो शंका थी वो कम नहीं हुई थी। उनको अभी भी लग रहा था कि नहीं यार साहब, ठीक है, कांग्रेस अभी भी सवर्णों की पार्टी है, बनिया लोगों की पार्टी, हिंदुओं की पार्टी है साहब, ठीक है। तो होता ये है कि नेशनल मूवमेंट के अंदर जो पार्टिसिपेशन होना चाहिए बड़ी मात्रा के अंदर, वो अभी भी हमको नहीं दिखेगा साहब, गेटिंग अ पॉइंट है ना। तो हुआ ये कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट आपके यहाँ पे अच्छा चला 1932 के समय के दौरान, बट इसका जब सोशल बेस की हम लोग बात करते हैं, व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द सोशल बेस, हमको एक चीज़ अभी भी समझ में आ रही है कि जो डिप्रेस क्लासेस के लोग थे उन लोगों को कांग्रेस के प्रति अभी भी इनफैक्ट श्योरिटी नहीं थी, इन स्पाइट ऑफ अ पैक्ट कॉल्ड एज पूना पैक्ट, जहाँ पे गांधी जी और अंबेडकर के बीच में करार भी हो और सॉल्यूशन भी आया, पर बात आगे नहीं चलेगी। तो CDM की जब इंक्लूसिविटी के ऊपर प्रश्न आएगा आपको, व्हेनेवर दे विल आस्क यू अ क्वेश्चन ऑन द इंक्लूसिविटी ऑफ CDM, याद रखेगा ये हमेशा एक प्रश्नार्थ वाला मैटर रहा है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मिलूंगा तो आपको बताऊंगा कि क्या मुसलमानों ने CDM के अंदर पार्टिसिपेट किया था, और वो नहीं किया था उसके कारण क्या आपके आज़ादी का आंदोलन कमज़ोर हुआ, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आइडिया ऑफ पाकिस्तान क्रिएट होता है। समझे कि नहीं समझे, है ना। तो आप देखिए कि मैं एनालिटिकल पढ़ाता हूँ दोस्त, है ना। मेरा मानना है कि आप जितना एनालिटिकल पढ़ोगे, टॉपिक्स को डेप्थ के अंदर जाके पढ़ोगे, उतना ही आपको पढ़ने में भी मजा आएगी, और जो पूरी पिक्चर है वो आपको क्लियर होती है कि क्या क्या चीज़ें होती है साहब, गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो वी सी दैट इंडिया में जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो ऑर्गेनाइजेशंस थे, दे वर ऑल्सो हैविंग ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स, मतलब ये बहुत ठंडे रिस्पॉन्स से ये लोग भी आते हैं। और इसी के बाद मुस्लिम कम्युनिटी भी धीरे धीरे क्या होगी साहब, कांग्रेस से अलग हो जाएगी और इनका भी पार्टिसिपेशन हमको नहीं मिलता है, एंड दिस विल लीड टू अ फर्दर आई वुड से डिक्लाइन इनटू द ओवरऑल सोशल बेस, और उसके बाद फिर यहाँ पे आपका CDM टूट जाएगा। समझे आप लोग, ठीक है। तो लेट अस कंक्लूड द क्लास टुडे। होपफुली मैंने आपको एक बहुत ही मैक्रो पिक्चर देने की कोशिश की है कि CDM के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई और CDM किस तरह से चलता है। आज इतना ही रखते हैं, लेट अस कीप द पॉइंट टिल टुडे साहब, क्योंकि फिर से मैं जब मुस्लिम लीग की बात करूंगा, मुस्लिम कम्युनिटी की बात करूंगा, तो मुझे फिर से 1-1.5 घंटा डिस्कशन के अंदर चाहिए होगा साहब। देखिए मैं भले 2-3 स्लाइड्स के ऊपर ही आपको डिस्कस कर रहा हूँ, आप में से बहुत सारे बच्चों को लग रहा था कि सर हम लोग स्लो जा रहे हैं साहब। देखो मैं स्लो जाने का इंटेंशन ये है कि मैं आपका फाउंडेशन बिल्टअप कर रहा हूँ। ये फाउंडेशन आप फ्यूचर के अंदर जब कोई भी रेफरेंस बुक पढ़ोगे या आप कोई भी किताब पढ़ोगे साहब, इवन आप हमारे साथ क्लासेस में भी आओगे, लाइव क्लासेस के अंदर, मैं तो आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि यू प्लीज़ ज्वाइन अस ऑन द अनअकैडमी प्लस,
क्योंकि प्लस के अंदर मैं यही चीज़ डेप्थ के अंदर पढ़ाता हूँ साहब, और इतनी इन डेप्थ पढ़ाता हूँ, इंक्लूडिंग इसके अंदर आंसर कैसे लिखा जा सकता है उसके ऊपर भी चर्चा होती है साहब, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशंस होते हैं, एवरीथिंग इज कवर्ड बाय मी, हर एक चीज़ मैं यहाँ पे कराता हूँ साहब, ठीक है। तो ये काफ़ी एडवांटेजेस रहेगा, इट विल बी क्वाइट एडवांटेजेस फॉर यू इन द लॉन्ग रन साहब, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आपको सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहिए, मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप जुड़िए हमारे साथ। दूसरा क्या है कि हिस्ट्री इतना वास्ट सब्जेक्ट है, उसमें व्हाट नॉट टू रीड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट साहब, है ना। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर ये पढ़ ले, ये पढ़ ले, ये पढ़ ले, इससे ज़्यादा मैं कहूँगा कि क्या नहीं पढ़ना है वो ज़रूरी है, और वो आपको ज़रूर से मैं आपको गाइड कर पाऊँगा साहब, ठीक है ना। तो मेरे डेली क्लासेस लाइव होते हैं साहब, 7 से 9, 9:30 से 11:30, अलग अलग टाइमिंग्स के ऊपर मैं क्लासेस एडजस्ट कराता हूँ साहब, ठीक है। बट आप ज़रूर से हमारे साथ जुड़िए और बहुत ही फोकस्ड वे के अंदर हम लोग इसकी तैयारी कर पाएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग आज का सेशन यहाँ पे ही कंक्लूड करते हैं। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो ये कोड को यूज़ करिएगा, डिस्काउंट कोड, इससे आपको 10% ऑफ भी मिलेगा, यू विल गेट 10% ऑफ एज वेल, एंड दिस विल बी क्वाइट बेनिफिशियल फॉर यू इन द लॉन्ग रन एज वेल, ठीक है ना। तो आपके लिए लॉन्ग रन की तैयारी में भी काफ़ी मददरूप होगी ये सब्सक्रिप्शन की जो पूरी प्रोसेस है। और हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलेंगे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप स्टडिंग एंड ऑल द बेस्ट।